आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इसराइल, फिलिस्तीन, ईरान, अमेरिका और पूरे मिडिल ईस्ट की, क्योंकि इस वक्त जो फारस की खाड़ी है वहां से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सिलसिले में आपसे बात करनी थी। और चूंकि इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इसलिए इस वक्त मैं खास तौर से लाइव हाजिर हुआ हूं। तो आप ये देखिए, हंता वायरस हो या फारस की खाड़ी पर जो हमला हुआ है वो हो, या ईरान के जो सदर हैं उनकी तरफ से जो अभी बयान जारी हुआ है वो हो, ये तमाम अपडेट्स मैं आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर हुआ हूं। और सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कि आखिर हंता वायरस क्या है। यहाँ पे देखिए, हंता वायरस के खौफ के दरमियान अब नोरो वायरस ने बढ़ाई चिंता, फिक्र बढ़ा दी है। कैरिबियन क्रूज पर 100 लोग बीमार पड़ गए हैं। तो इसको लेकर के, हंता वायरस को लेकर के पहले ही काफी जो है वो खौफ दहशत का माहौल था। पूरी दुनिया में इसको लेकर के अलग अलग बातें चल रही हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट था जिसका जिक्र यहाँ पे, कैरिबियन या प्रिंसेस नाम के लग्जरी क्रूज शिप पर नोरो वायरस फैलने से 100 से ज्यादा लोग वहां पे अचानक बीमार हो गए हैं। अमेरिका की स्वास्थ्य एजेंसी, स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, सीडीसी के मुताबिक जहाज पर 102 यात्री जो है वो सवार थे, 13 क्रूज मेंबर बीमार पड़े, यानी कुल मिलाकर के 115 लोगों में ये वायरस फैल गया है। और ऐसा वहां पे दिख रहा है, बीमार लोगों में उल्टी और दस्त का मसला जो है वो पैदा हो गया है, जो नोरो नोरो वायरस में आम लक्षण है, इसके इशारे हैं। ये बताया जा रहा है और इसको लेकर के घबराहट है, और ये है कि कहीं दूसरी जगह न फैल जाए। ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब कुछ दिन पहले एक दूसरे क्रूज शिप पर हंता वायरस फैलाने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त ये जो है काफी फिक्र थी कि आखिर ये क्या है, क्यों है, और इस पर अलग अलग राय थी कि क्या ये वायरस जानबूझकर फैलाया जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। यहाँ पे देखिए, कैरिबियन प्रिंसेस जहाज 28 अप्रैल को अमेरिका के फ्लोरिडा से रवाना हुआ था। इस 13 दिन की यात्रा में जहाज पर 3,116 यात्री और 1,131 क्रू मेंबर सवार थे। इतने लोग यहाँ पे थे और उस वक्त जो है ये बीमारी फैली, तो इसको लेकर के काफी फिक्र है। अब बात कर लेते हैं फारस की खाड़ी पर जो हमला हुआ है, वो भी चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। और इसलिए ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम देख रहे हैं कि जंग का पूरा माहौल है, बल्कि जंग शुरू हो गई है। अगर देखा जाए तो ईरान और अमेरिका में हुर्मुस यानी पानी में जंग एक तरह से चल रही है। हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसको उससे इनकार नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए, खबर ये है कि फारस की खाड़ी में जहाजों यानी फारस आइलैंड में जहाजों पर हमलों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इतवार को कतर के, यानी आज कतर के साहिल के पास तट पर एक मालवाहक यहाँ पे जहाज पर हमला हुआ है। मालवाहक जहाज पर हमला हुआ है, आप ये देखिए, जिसके बाद उसमें आग लग गई। ये जो हमला हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने इस वक्त लाइव ये किया है। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी यूकेएमटीओ ने इस घटना की जानकारी दी है। एजेंसी के मुताबिक जहाज को किसी अज्ञात हथियार या प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया है। अब इसके पीछे कौन है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, जबकि बातचीत भी ईरान और अमेरिका के दरमियान तय हो रही है, मुज़ाकरात की बात हो रही है। मैं उस पर भी चर्चा करूंगा कि मुज़ाकरात की बात कहां तक पहुंची। लेकिन सबसे पहले ये कि आखिर ये हमला क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन है। ये बार बार इस तरह जब भी कोई बातचीत शुरू होती है अमेरिका और इजराइल ईरान के बीच में, तो ये हमला क्यों हो जाता है। क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, क्या कोई नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में, खित्ते में अमन हो। अब जब इस तरह की कोई बात आती है, किसी साजिश का जब शुबा होता है, तो उसमें इजराइल कहीं ना कहीं शामिल हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये एक्सपर्ट की राय है। अब यहाँ पे देखिए, हमला होते ही जहाज में छोटी आग लग गई, लेकिन बाद में आग बुझा दी गई। राहत की बात ये रही है
कि इस घटना में कोई जख्मी नहीं हुआ है। ये हमला कतर की राजधानी दोहा से करीब 43 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हुआ है। जहाज फारस की खाड़ी के समुद्री रास्ते से गुजर रहा था, तभी उस पर ये हमला किया गया है। जहां तक देखिए ईरान का ताल्लुक है, तो ईरान ने कहा स्टेट ऑफ होर्मुज में जो भी मुदाखलत करेगा, यानी उन्होंने जो एक नियम बनाया है, एक कायदा वहां पे मुकर्रर किया है, उसकी खिलाफ वर्जी जो भी करेगा तो उस पर ईरान टारगेट करेगा, बाकी जगहों पे उसका कोई टारगेट करने का इरादा नहीं है। तो यहाँ पे जो हमला हुआ ये किसने किया अभी कुछ भी नहीं पता है। देखिए इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी नाफिज होने के बाद भी इलाके में तनाव बना हुआ है, यानी जंगबंदी भी है और जंग भी है, दोनों चीजें चल रही हैं। पिछले एक हफ्ते में फारस की खाड़ी में कई जहाजों पर हमले हो चुके हैं। ये नया हमला भी उसी तनाव से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने ईरान के 2 तेल टैंकरों पर हमला किया था। अमेरिका का कहना था कि ये जहाज ईरान के बंदरगाहों पर लगी अमरीकी नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। इसी तरह से आप देखिए कि ईरान ने भी जो अमेरिकी जहाज थे, जो वॉरशिप थी, उस पे भी अटैक किया। तो ये ईरान का दावा था। ईरान भी यही कह रहा था कि हमने इसलिए हमला किया क्योंकि ये हमारे जहाजों को टारगेट कर रहे थे और जो नाकाबंदी कर रखी है और इसके साथ साथ जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हमने जो एक हद मुकर्रर की है, उस हद को ये उबूर कर रहे थे। तो ये इनका कहना है। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिका को खबरदार किया था। ईरान ने कहा था कि अगर उसके तेल टैंकरों या तजारती जहाजों पर हमला हुआ तो वो अमेरिकी फौजी ठिकानों और दुश्मन जहाजों पर हमला करेगा। और सिर्फ कहा ही नहीं है, जब धमकी दी अमेरिका ने तो फिर ईरान ने हमला शुरू कर दिया और 2 जो फौजी ठिकाने हैं वहां पर, और फिर इसके जवाब में या ये कह लें कि अमेरिका जो लगातार हमले कर रहा है, फिर ईरान को निशाना बनाया। तो इस तरह की ये सूरत हाल यहाँ पे है। 8 अप्रैल को लकड़ी के भारतीय जहाज में भी हुर्मुस के पास आग लग गई थी। उस जहाज पर 18 भारतीय क्रू मेंबर मौजूद थे। हादसे में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग झुलस गए थे। बाकी 17 लोगों को पास से गुजर रहे एक दूसरे जहाज ने बचाया था। जख्मी भारतीयों का इलाज दुबई में किया गया। हालांकि हादसे की वजह वादे नहीं हो पाई कि हादसा हुआ क्यों। यानी आप ये देखिए कि जब मैं जियो पॉलिटिक्स देखता हूँ या मिडिल ईस्ट का जो मंजरनामा जब आंखों के सामने आता है, तो उसमें एक बड़ी साजिश भी सामने आती है। देखिए ईरान जो भी हमला कर रहा है वो बता के कर रहा है, वो बिल्कुल क्लियर कट कह रहा है कि हम ये हमला कर रहे हैं या ये हमला करेंगे। तो फिर ये चोरी छुपे हमले कौन कर रहा है, इसमें किसका मफाद है, कौन लगातार चाहता है कि जंग मिडिल ईस्ट में बनी रहे, इस पर भी हमें तवज्जो करनी होगी। कुछ दिन पहले एक चीनी तेल टैंकर पर भी हमला हुआ था। मार्शल आइलैंड के झंडे वाले एक जहाज का नाम जेवी इनोवेशनल था। जहाज पर आग लग गई थी और उसके चीफ इंजीनियर ने कहा था कि अभी तक वाजे नहीं है, साफ नहीं है कि हमला किसने किया। जहाज पर 22 क्रू मेंबर थे, जिनमें से चीन, म्यांमार और इंडोनेशिया के लोग शामिल थे। इसके बाद क्रू मेंबर काफी डरे हुए थे। ये आप देखिए यहाँ पे ये भी आप देखिए कि सवाल वही है कि आखिर कौन इसके पीछे, क्यों बार बार इस तरह के हो रहा। अभी आपको याद होगा यूएई में भी कई अटैक हुए, कई हमले हुए। अब उस पे यूएई का कहना था कि हमला ईरान की तरफ से हुआ है, जबकि ईरान कह रहा है कि भाई हमले यूएई पे किया ही नहीं, हम जब भी करेंगे तो रद्द-ए-अमल में हमला करेंगे और जो अमरीकी बेस है वहां पे करेंगे, इसके अलावा हम हमला कहीं नहीं करेंगे। बिल्कुल क्लियर कट कह दिया। तो फिर ये क्या है क्या इसमें, ये गौर करना होगा। और यहाँ पे देखिए आप एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं और फिर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ जाएंगे। बहुत लंबा लाइव नहीं करना, बहुत शॉर्ट करना है। बातचीत अब देखिए कि कहाँ पे बातचीत पहुंची अमेरिका और ईरान की, इस पर भी हम आपको अपडेट देना चाहते हैं। तो अब ये जो खबर चल रही वो ये कि बातचीत का मतलब सरेंडर नहीं है। ईरान के सदर ने अमेरिका को खबरदार किया है। यानी पहले भी देखिए इस तरह की बातें होती रही हैं, अब बहुत क्लियर कट ईरान ने कह दिया कि अगर हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, अगर हम बातचीत की बात कर रहे हैं,
अगर हम किसी समझौते पर पहुंचना चाहते हैं, किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप ये ना समझिए कि हम डर रहे हैं या हमने आपके सामने सरेंडर कर दिया। हरगिज ऐसा नहीं है। हम जंग के लिए भी तैयार हैं और हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। और दुनिया को जो ईरान ने कहा है वो ये कि दुनिया एक तज्जिया करे, एक मुताला करे और जायजा ले कि आया कौन जो इंटरनेशनल लॉ है उसको फॉलो कर रहा है, कौन यूएनओ की गाइडलाइन फॉलो कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। ये तय करना है दुनिया को और फिर उस हिसाब से वो कार्रवाई करे। अब यहाँ पे देखिए अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ते तनाव के बीच यहाँ ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि बातचीत करना कमजोरी या सरेंडर नहीं होता है। उन्होंने कहा कि ईरान अपने लोगों के अधिकारों और देश के हक की हिफाजत मजबूती से करेगा और कर रहा है। राष्ट्रपति यानी सदर पेज़ेश्कियान ने ये बात जंग में हुए नुकसान की समीक्षा और असर नौ तामीर को लेकर हुई मीटिंग में कही। उन्होंने कहा कि बातचीत का मकसद ईरानी अवाम के हुकूक की हिफाजत करना और देश के हक में जो कुछ है उसे महफूज रखना है। यही काम हम कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने कहा कि हम एक ये हमारे साथ एडवोकेट राशिद अली साहब जुड़ गए हैं। उसके लिए हमने 1000 तैयारियां कर रखी हैं, ये उन्होंने कहा है। तो बिल्कुल क्लियर कट देखिए तस्वीरें बड़ी वादे हो गई, बहुत साफ हो गई हैं। यहाँ पे देखिए कतर के तट के पास मालवाहक जहाज पर हमला, प्रोजेक्टाइल टकराने से लगी आग, बढ़ेगा ऊर्जा संकट, ऐसा कहा जा रहा है। एक और इस तरह की खबरें आ रही। बहरहाल ये सूरत हाल है। मैं बहुत जल्दी जल्दी से अगर थोड़ा से बात कर लूं यहाँ पे एक अपडेट आई इजरायली विदेश मंत्रालय के मुताबिक। थोड़ा मिडिल ईस्ट मॉनिटर पर चलते हैं। इजराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के जो कारकुनान थे सैफ अबू केशक और त्योगो अविला को रिहा कर दिया है और उन्हें निर्वासित कर दिया है, यानी उन्हें शहर बदर या मुल्क बदर कर दिया गया। ऐसा वहां पे कहा जा रहा है। 2 लोगों को बाकायदा रिहा कर दिया गया है। इसके अलावा इजराइल में फिलिस्तीनी और आगामी नेसेट चुनाव, तो ये भी आप देखिए चुनाव का माहौल वहां बन गया है। लेकिन नेतन्याहू के लिए बुरी खबर यह है कि वहां जितनी अपोजिशन की पार्टियां थी वो सब मैं आपको बता रहा हूं वो नेतन्याहू के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। तो अब बहरहाल ये सूरत हाल है। बहुत सारी अपडेट्स हैं जो मैं आपकी खिदमत पेश करूंगा और वो आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए एक और अगर देखें यहाँ पे रेड रिबन्स कैंपेन बेन गवीर को चल रही फांसी की योजनाओं की निंदा करता है। अब यहाँ पे ये देखिए किस तरह कैंपेन और यहाँ पे बेन गवीर जो है वो फंस रहे हैं। बेन गवीर की चल रही फांसी की योजनाओं की मजम्मत की जा रही है और यहाँ पे जिस तरह से फिलिस्तीनियों को फांसी दिए जाने की बात चल रही है उसकी मुस्तकिल जो है हर जगह मजम्मत की जा रही है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। इसके अलावा ईरान अमेरिका तनाव के बीच कुवैत के हवाई क्षेत्र में शत्रु ड्रोन देखे जाने का दावा किया गया है। तो इस तरह का माहौल देखिए अभी जहां कुछ भी थोड़ा से होता है ऐसा लगता है कि कुछ जो है बड़ा हो रहा है अभी। लेकिन फिलहाल अगर गजा की बात करें तो वहां पहले के मुकाबले कुछ हालात बेटर हुए हैं, कुछ हालात बेहतर हुए हैं। लेकिन इजराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने का सिलसिला कहीं ना कहीं जारी है। तो आइए मैं अपने मेहमान एडवोकेट राशिद रिजवी साहब को स्क्रीन पर ले लेता हूं। मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मैं तमाम अपने लोगों से कह दूं 10:30 बजे का जो हमारा लाइव है वो 10:30 बजे हम ठीक अपने वक्त पर करेंगे। लेकिन इस वक्त क्योंकि कल रात एडवोकेट राशिद रिजवी साहब से बातचीत भी नहीं हो पाई थी, उनकी राय उनकी अपडेट्स नहीं आ पाई थी, तो एक थोड़ा सा खला सा महसूस हो रहा था। इसलिए भी हमने सोचा कि इस वक्त कम से कम उनसे कुछ अपडेट्स ले ली जाए जो हमने अपडेट दी हैं। लेकिन राशिद साहब एक तजियाती और ऑब्जर्वेशन पर मुश्तमिल अपना वो अपडेट देते हैं। तो मैं बता दूं जो नए लोग हैं, एडवोकेट राशिद रिजवी साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, माहिर तालीम, माहिर कानून और मिडिल ईस्ट पर एक तरह से आप जो है एक रिसर्चर के तौर पर शिरकत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आऊंगा राशिद रिजवी साहब, क्या लग रहा है आपको जिस तरह के हालात हैं समुंदर से लेकर के
और सड़कों तक, क्योंकि प्रोटेस्ट भी चल रहा है, सब हो रहा है, लेकिन कोई मान नहीं रहा है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। कैसे देख रहे हैं आप हालात को? एडवोकेट राशिद रिजवी साहब। जी, मुमताज भाई देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा है ईरान को 14 पॉइंट का प्रपोजल, अब वो चाहते ये हैं कि इस प्रपोजल के ऊपर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ईरान हामी भर दे, ईरान उस पे अपना काम करे। और ईरान का ये कहना है कि हम इतनी जल्दी कुछ नहीं कर सकते, हमको आप टाइम दो, हम उसे समीक्षा कर रहे हैं, हम खुद चाहते हैं कि जंग बंदी हो, लेकिन उसके लिए हमको आप टाइम दे दो, हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अगर आप ये बोल रहे हो कि बस आप 48 घंटे में, 50 घंटे में, 60 घंटे में आप ले लो इसके ऊपर फौरन डिसीजन, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम आपकी इस तानाशाही वाली लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपने भेज दिया है, ठीक है, हम समीक्षा कर रहे हैं, जैसा होगा हम बताएंगे आपको। अब आप ये थोड़ी कहोगे कि हमने अभी भेज दिया है, तुम 48 घंटे में एक्सेप्ट करो इसको, तो ये तो तानाशाही हो गई है। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस तरह से। तो उसका प्रेशर बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप, उसका प्रेशर बनाने के लिए वो हुर्मुज को कंप्लीटली ब्लॉक कर रहे हैं। हुर्मुज पे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं कि ईरान बस फौरन हमारे जो प्रपोजल है इसको एक्सेप्ट कर ले। इसके अलावा आपको पता होगा कि फ्रांस और जर्मनी ये भी अपने नेवल भेज रहे हैं वहां पर कि होर्मुज पे कोई भी कोई दिक्कत होती है दूसरों को तो उसकी सहायता के लिए हम पहुंचे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जर्मनी और ब्रिटेन और फ्रांस ये नाटो के मेंबर हैं, और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ आने को इनकार कर दिया था कि हम आपके साथ इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन अब वो, जैसे जर्मनी के चांसलर ने कहा था 3 दिन पहले कि हमको नाटो के लिए अमेरिका के साथ खड़े रहना पड़ेगा और नाटो को हमें बचाना है, हम नाटो को खत्म नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हमको जर्मन और ब्रिटेन, ये दोनों को देख करके ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कभी भी अमेरिका के साइड पलटी मार सकते हैं इस चीज को लेकर के, क्योंकि नाटो में खर्चे बहुत हैं, कई कंट्रीज में उसके एयर बेसेस हैं। वो सारे खर्चे जो भी होते हैं उसका 50%, 50% खुद अमेरिका अफोर्ड करता है। बाकी ये लोग तो कोई 5%, कोई 10%, कोई 18%, कोई 4%, इस तरह थोड़ा थोड़ा करके लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है और 50% उसको अमेरिका अफोर्ड करता है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था, सीधे सीधे इनकार कर दिया था कि हम तो नाटो से बाहर जा रहे हैं, तो उनके इस इनकार से नाटो के बाहर जाने के थोड़ा सा इन लोगों को दिक्कत हुई थी, थोड़ा इन लोगों को परेशानी हुई थी। लेकिन अब ये जिस तरीके से इनका चल रहा है रवैया कि हम वहां पर अपने नेवल भेजेंगे, कोई ड्रैगन करके समथिंग कुछ नाम है इनके एयरक्राफ्ट कैरियर का, आपके ब्रिटेन के वो आ रहा है, जर्मनी वाले अपने भेजने को बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें जब जंग चलेंगी तब तो ये लोग बहुत दूर खड़े रहेंगे, क्योंकि जो ईरान की मिसाइल की मारक क्षमता है वो आराम से 1200, 2000, 2200 किलोमीटर की क्षमता है, और इतनी दूर रह के ये कुछ कर नहीं पाएंगे सिवाय मुक्त दर्शक बनने के। तो इनके आने नहीं आने से ईरान के ऊपर बहुत असर नहीं होता है। हाँ, न्यूज़पेपर में एक फ्रंट बन सकता है, एक रील बन सकती है न्यूज़पेपर में हेडिंग कि ईरान के साथ कोई नहीं है, अमेरिका के साथ ये देश हैं, ऐसा बोला जा सकता है। और अमेरिका का सिर्फ इतना कहना है कि आप बस फौरन जो हमने कह दिया उस पे करो, और ये झड़पें चल रही हैं। उन्होंने परसों दिन में अटैक किया इनके बंदर अब्बास पे, और एक किशिक जगह है वहां पर, ये दो इनके ऐसे ऐसे पोर्ट हैं जहां पर इनका ईरान का जो
क्रूड ऑयल है वो डिपो बना के रखा हुआ है इसको। ईरान के पास कई डिपो हैं, हम आपको आज बताते हैं। ईरान के पास कम से कम 10-12 डिपो हैं। और एक डिपो पे जब एक शिप खड़ा होता है तो ऐसा नहीं कि फौरन भर जाता है। अब आप एक शिप की हाइट देख लीजिए कि अगर एक शिप में पानी भर दी जाए पीने वाला, तो हमको लगता है कि गाजा वाले जो हैं कम से कम 1 महीना उस पानी को यूज कर लेंगे। इतना पानी होता है उसके अंदर, इतना क्रूड ऑयल होता है, तो उसको भरने में टाइम लगता है। 3 से 4 घंटा, 5 घंटा। वो बड़े बड़े पाइप, बहुत हैवी पाइप होते हैं, वो लगा करके, जैसे आपका प्लेटफॉर्म पर आकर के ट्रेन लगती है, वैसे ही इनकी उसे प्लेटफॉर्म होता है, उस पर जाके शिप लगती है। तो और हर तरफ से कई पॉइंट होते हैं पाइप लगाने के, वो लगा के वो पूरा खोल देते हैं, वो भरता रहता है। और जब जैसे-जैसे ये फुल होता है तो ऑटो कट मार देता है वो। तब उसको खोल देते हैं, पाइप निकाल देते हैं और कार की तरह उसका लॉक होता है, लॉक कर देते हैं, शिप चला जाता है। तो इसलिए इनके पास बहुत सारे बंदरगाह हैं, जहाँ से डिपो हैं, जहाँ से ये तेल को देते हैं। तो 2 पर अटैक किया था परसों, उसके जवाब में ईरान ने इनके जो छोटे नेवल हैं, उस पे मिसाइल और ड्रोन अटैक किया, तो वो सब पीछे दूर भागे। कम से कम मेरे ख्याल से वहां से वो 500 किलोमीटर दूर निकल गए, जाके दूर खड़े हो गए। तो ये जो छुटपुट झड़पें हैं, ये चल रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चल रही हैं। अब बीच-बीच में आप ये देखिए कि जैसा आपने बताया अभी कतर वाले पे हुआ था, इससे पहले इंडिया वाले शिप पे हुआ था अटैक, उस पे अटैक हो रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। ना ईरान ले रहा है, ना अमेरिका ले रहा है। तो आखिर इन पे अटैक कर कौन रहा है? और ऐसा है नहीं कि अटैक जो हो रहा है उसको आप सैटेलाइट से देख नहीं पा रहे हैं कि अटैक कहाँ से हो रहा है, ये रॉकेट कहाँ से आ रहा है, ये मिसाइल कहाँ से आ रहे हैं। बल्कि सेंटकॉम ने तो अपना एक वीडियो ईरान का परसों रिलीज़ भी किया था, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि उनके शिप के इंजन वाले हिस्से पे अमेरिका ने छोटा मिसाइल मारा, ताकि उसका पूरा इंजन डिस्टर्ब हो गया, वो वहीं पर हवा में, वो पानी में टहल This रहा है is a वो। race in the hole. वो वर्किंग पोज़ीशन में बिल्कुल नहीं है, वो सही पानी में तैर रहा है। तो ईरान ये कह रहा है कि एक तरफ आप बात इधर कर रहे हो और दूसरी तरफ आप हमारे होर्मुज़ पे इस तरह की हमारी शिप पर अटैक कर रहे हो, तो 2 चीज़ें चलेंगी नहीं एक साथ। अब आएँगे आप अमेरिका के पास, तो अमेरिका के पास कुछ भी नहीं है अभी करने के लिए। वो सिर्फ़ बीच-बीच में एक दबाव बना देता है कि ये ईरान किसी तरीके से बैक फुट पे आ जाए, हम यहाँ से निकल जाएँ। करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। इसीलिए वो इस तरह की खुराफात कर रहा है, उसके ऊपर इंटरनल प्रेशर भी है और उस प्रेशर को वो कैसे ले रहा है, इसके बारे में डोनाल्ड ट्रम्प बेहतर बता सकते हैं कि बहुत लाइटली ले रहे हैं कि बहुत सीरियसली ले रहे हैं उस प्रेशर को। लेकिन ईरान और अमेरिका वार ने अमेरिका की छवि को पूरी दुनिया में, वो चाहे मिलिट्री लेवल पर हो, चाहे आपका सोशल लेवल पर हो, चाहे फाइनेंशियल लेवल पे हो, बहुत खराब हुई है अमेरिका की इमेज पूरी दुनिया में। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प को खैर इसका कोई असर नहीं है। एप्स्टेन फाइल में नाम आने के बाद, फोटोज़, वीडियोज़ आने के बाद भी वो आदमी बेशर्म की तरह बोलता है कि उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। तो अगर उसके अब्राहम लिंकन को डुबा देंगे तो कहे कोई बात नहीं, हम दूसरा बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ईरान तो फिलहाल जो ईरान का रद्द-ए-अमल दिख रहा है, ईरान कोई जंग नहीं चाहता है। वो जंग करना ही नहीं चाहता है, वो थोड़ा-सा इस चीज़ को खींच रहा है और इसको खींचने से सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका का ही हो रहा है। जितने लोग समंदर में हैं, जितने सोल्जर्स हैं, उनका खाना-पीना, उनके लिए जो उनके ऊपर अखराजात हैं, वो सब, सारा खर्चा किसके ऊपर आएगा? अमेरिका के ऊपर आएगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस अमेरिका को अफ़ोर्ड करना पड़ रहा है। दुबई का एयरपोर्ट ये प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं अमेरिका। दुबई का एयरपोर्ट ये यूज़ कर रहे हैं, अबू धाबी का यूज़ कर रहे हैं और उसी के ऊपर ईरान अटैक कर चुका है। उसने ड्रोन अटैक किया है, मिसाइल अटैक किया है, क्योंकि वहाँ से बिल्कुल। ही इनके फाइटर उड़े हैं, वहाँ से ही इनके एयर रिफ्यूलर उड़ते हैं। जी मुमताज़ भाई। बिल्कुल, चूँकि टाइम है नहीं ज़्यादा, मुझे लंबा नहीं करना है। राशिद साहब, जो एक और अभी एक तरीके से धमकी दी है ईरान ने, और वो है इंटरनेट लाइन
95% लाइन जो है वो मिडिल ईस्ट और इधर पूरा जाती है, जो इंटरनेट की सप्लाई लाइन होती है, उसको ईरान ने कहा है कि वो भी हमारे कब्जे में है। ये मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रेड सी में हम सुन रहे थे कि अंसारुल्लाह लाहौती ने कहा, या दोनों ने मिल करके कहा है कि अगर आप ज्यादा करोगे तो ये समझ लो कि ये भी हमारे कंट्रोल में है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? यानी ईरान जो है, ऐसा नहीं है कि वो रास्ते नहीं तलाश कर रहा। अगर तुम यहाँ नाकाबंदी करोगे तो हम इंटरनेट लाइन भी हमारे पास है, जो फाइबर केबल है वो भी हमारे कंट्रोल में है। फिर उसका क्या होगा अगर हमने काट दिया तो? राशिद साहब, ये एक और पॉइंट आया है बहुत शॉर्ट में, जरा इसको जी। ये कि हथियार को इस्तेमाल करेगा, हुर्मुज को अपना हथियार बनाएगा, और इंटरनेट केवल कर जाने से सबसे सऊदी अरब को छोड़ करके बाकी आपका दुबई की बैंकिंग है सेक्टर है, कतर का बैंकिंग सिस्टम है, बहरैन का बैंकिंग सिस्टम है, वो जीरो पे आ जाएगा, सब बैठ जाएगा, वो लोग दुनिया से कट जाएंगे। सऊदी अरब के पास तो फिलहाल उसके अपने और भी रिसोर्सेज हैं। सऊदी अरब के पास वो ऑप्शनल रिसोर्सेज हैं, वो उससे अपने आप को छुड़ा लेगा, लेकिन ये कंट्रीज जो हैं ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा खतरा इनके लिए रहेगा, ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो केबल को कटे। अब तो एक बात और आपने सुना होगा कि ईरान ने ये भी कहा है कि हम उसका टोल लेंगे, जो केबल गया है हुर्मुज से, ये भी कहा उसका मैं किराया लूंगा साल का। तो ये बात अभी कहने की है, अभी ये रद्द अमल पे आई नहीं है, तो इसमें ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो हम रोल देखेंगे, जो हालात चल रहे हैं मुमताज भाई, ताज्जुब ये हो रहा है कि इसराइल बिल्कुल खामोश है। इसराइल की आज एक खाली न्यूज आई है ऑब्जर्वर के थ्रू, उसने ये कहा है कि नेतन्याहू ने कि हमारी जो आईडीएफ है और हमारे मोसाद हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका की फिक्र मत करो, सीधे ईरान पर अटैक कर दो। ईरान पर अटैक करना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको बस सोच रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट आज का देख करके हमको ये महसूस हुआ है कि इतने दिन तक जो खामोश बैठा था इसराइल, ये कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा था, अपनी चीजों को सेट कर रहा था कि हमको कब कैसे पूरी स्ट्रेटेजी बना करके अटैक करना है, तो उस पर वो काम कर रहा था। और ये अटैक होगा तो इसराइल से ही होगा, इसराइल ही करेगा। अमेरिका तो खाली छुटपुट वाले में अभी चल रहा है। अमेरिका फुल फ्लैश वॉर में हमको नहीं लगता, हम तो आपको शुरू से बोल रहे हैं कि फुल फ्लैश वॉर में नहीं आएगा। अब आपको एक हम हैरत अंगेज खबर दे रहे हैं अभी कि इराक में ईरान सरहद से नजदीक रेगिस्तान में इजराइल ने अपना एक अड्डा बना के रखा हुआ था, एक गोपनीय अड्डा बना हुआ था उसका, जिसकी जिसको किसी भी इंटेलिजेंस ने नहीं देखा। इराक की किसी को खबर नहीं थी कि यहाँ से भी काम इजराइल कर रहा है अपना। जैसे आपने देखा होगा दुबई और जॉर्डन में जो इनका सर्विलांस सिस्टम है, उस टाइप का पूरा सिस्टम भी लगा के रखा हुआ था इराक में। वो फरवरी से पहले लगा हुआ था, मतलब फरवरी हमले के टाइम पे उसने पहले तैयारी करके रखी थी वहां बना उना करके। और अभी 3 दिन पहले वो इराक की गवर्नमेंट को मालूम हुआ है। खैर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। लेकिन आप ये देखिए कि इतनी बड़ी चीज हो गई, इराक गवर्नमेंट को पता नहीं है, उनकी इंटेलिजेंस पता नहीं है कि हमारी जमीन में कोई दूसरे मुल्क का आदमी आकर के एक जंग के पैमाने पर काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला होगा, और भी हो सकता है, ढूंढना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा। तो इजराइल इस तरह के काम करता रहता है, और हमको भी यही लग रहा है कि इजराइल अभी तक खामोश था ऊपरी ऊपर दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से वो पूरी तैयारी पूरी एक्सरसाइज कर रहा था। अगर जंग होगी तो ये आप मान लिए कि वो इजराइल इसमें सबसे आगे रहेगा। अमेरिका सिर्फ बैक सपोर्ट के उस पर रहेगा, अमेरिका खुल के आएगा नहीं। और सबसे ज्यादा नुकसान अरब देशों का होगा, और अरब देश इसीलिए नाराज हैं अमेरिका से कि भाई आपने इतना लंबा खींच दिया, या तो आप ईरान को तबाह ही कर देते, या उसको छूते ही नहीं, तो फिर हमारा काम चलता रहता। हमारा तो कुछ दिन और रह जाएगा, हमारा तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी अगर हमारे तेल बाहर नहीं निकलेंगे। हमारा सारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। सऊदी अरब ने जो अपना एक सिटी बना रहा था, हाइपर सिटी बना रहा था, वो उसका प्रोजेक्ट उसने रोक दिया है अभी जब जंग चल रही थी, क्योंकि फंड नहीं उसके पास देने के लिए।
उसमें हजारों करोड़ का फंड है, लगेगा, लाखों करोड़ का लगेगा फंड। पूरा एक शहर बना रहा है वो, पूरा ग्रीन सिटी टाइप का। तो दुनिया की सारी चीजें उसमें रहेंगी, एक टेम्परेचर मेंटेन रहेगा उसका, पूरा ग्लास से कवर्ड रहेगा, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन उसको उसने रोक दिया है, वो नहीं बना रहा है अभी। कंपनी को उसने बोल दिया कि अभी काम रोक दो, मेरे पास फंड नहीं देने के लिए, तो वो रोक दिया उसने। तो फाइनेंशियल सबको प्रॉब्लम चल रही मुमताज भाई, सब फाइनेंशियल परेशान है, सब चाहते हैं कि अब भाई जंग किसी तरह से रुके, क्योंकि इतने दिन जंगों में इनका वही हुआ है कि ये न इधर के रहे न उधर के रहे, न ईरान तबाह हुआ और न ही ये जंग रुकने का नाम ले रही है। ये हमको तो ईरान की स्ट्रेटेजी लग रही है कि इन अरब देशों को, इन लोग को थोड़ा सा परेशान करने के लिए और लंबा करो और लंबा करो और खींचो ताकि इनको एहसास हो जाए। आज मार्को रूबियो की कतर के वजीर खारजा से मीटिंग हुई है मियामी में। अब अंदर खाने क्या खिचड़ी बन रही है। कतर जो है दिखाने के लिए तो सपोर्ट में है इधर ईरान को, लेकिन उसकी अमेरिका से भी लाइन अप बना हुआ है। ये है आपका जियो पॉलिटिक्स। अमेरिका ने चाइना के कुछ डिपार्टमेंट को वो कर दिया है, बैन कर दिया है, उसके ऊपर उन्होंने पाबंदियां लगा दी हैं। क्यों? क्योंकि वो डिपार्टमेंट ईरान की मदद कर रहा था, ईरान को कोई ना कोई जंगी सामान मुहैया करा रहा था, इसलिए उसके ऊपर भी सेंस लगा दिए उन्होंने। तो अब चाइना के ऊपर इन्होंने शुरुआत कर दी है। रशिया जो है कैस्पियन सी से सामान अपना भेज रहा है। कैस्पियन सी ईरान के जस्ट हुर्मुज के अपोजिट साइड है और उसका बॉर्डर रशिया से मिलता हुआ है, तजाकिस्तान से मिलता है, शायद किर्गिस्तान से भी मिलता है और रशिया से मिलता है। तो वो जहाज है कैप्शन सी से पूरा माल सप्लाई आराम से कर रहा है रशिया, उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बाई ट्रेन लाइन है चाइना से आपका ईरान तक, जो भी चाइना को भेजना होगा पानी के रास्ते से नहीं भेज पाएगा तो वो भेजेगा रेल के रास्ते। तो इसलिए चाइना और रशिया दोनों ही अमेरिका को खटक रहे हैं। अब देखिए इन्होंने शुरुआत तो कर दी पाबंदी लगाने की चाइना के ऊपर। अब देखिए रशिया के ऊपर क्या करते हैं। तो मुमताज भाई ये आने वाले 24-48 घंटे बहुत ही क्रूशियल है, लेकिन अभी तो छुटपुट चल रहा है। अभी ईरान इनकी प्रपोजल को क्या करता है, रिजेक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है। उसने कहा कि वो समीक्षा चल रही है, हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप भी सोचो कि आप अभी हमसे कहो कि अभी हम कोई रिप्लाई करें, अभी एक्सेप्ट करें या अभी रिजेक्ट करें, तो ना हम अभी एक्सेप्ट कर सकते हैं ना हम रिजेक्ट कर सकते हैं। उसकी एक एक पॉइंट की एक एक लाइन पर हम लोग गहरी नजर बनाए हुए हैं। जी मुमताज भाई, आप अनम्यूट कर लिए, आपका अनम्यूट म्यूट है। जी 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 जी। तो माजरत चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा अपडेट इस वक्त हमें एडवोकेट राशिद रिजवी जो एक्सपर्ट हैं मिडिल ईस्ट के, उन्होंने दिया है। और हम फिर 10:30 बजे रात में आपकी खदमत में हाजिर होंगे और जो भी बड़ी बातें होंगी वो सब आपकी खदमत में पेश करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर हम रात में मुलाकात करेंगे। और ये इस वक्त की बड़ी अपडेट थी। अगर ये अपडेट्स आपको अच्छी लगे, ज़रूरी लगे, तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, एमएनसी न्यूज़ इंडिया को ज्वाइन भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर हम रात में हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।